हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस। मेरा नाम पांशी भारद्वाज है और हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने कर लिए थे। जिसने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। अच्छा, ये कुछ क्लासेस होती हैं ईटीएस पर। एक मिनट, ये कुछ क्लासेस होती है ईटीएस पर। ये 7 बजे सर का पेड बैच चल रहा है ईटीएस पे। जिसे भी सर का पेड बैच लेना है वो ईटीएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 4 बजे जीएस की क्लास होती है फाखरा मैम की। 5 बजे मैं लिटरेचर पढ़ाती हूँ और 6 बजे फाखरा मैम अर्थमेटिक की क्लास लेती है। जिसने भी क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश बाय टाइगर सर। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये फाखरा मैम का ग्रुप है जनरल स्टडीज़ का, यानी कि जीएस का। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरा ग्रुप है लिटरेचर का, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं, लर्न लिटरेचर एट ईटीएस, आपको मिल जाएगा ये उस पर टेलीग्राम पे। ये हमारा जो ईटीएस ऐप है उसका लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने कुछ एराज कंप्लीट कर लिए थे अप टू ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज तक हमारे सारे एराज कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चंस करने वाले थे ऑगस्टन पीरियड पर, कि जो ऑगस्टन एज है इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम्स में मतलब पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, न्यू क्लासिकल एज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। रेस्टोरेशन एज, जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, ऑगस्टन एज, जिसे हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये हम इसकी क्लास हम कल करेंगे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी पे हम कल पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ऑगस्टन एज। ये मैंने अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच 18th सेंचुरी ऑथर इज फेमस फॉर हिज यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट। वो कौन सा 18th सेंचुरी का ऑथर था जो हीरोइक कपलेट के लिए फेमस था। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जिससे भी हिस्ट्री पढ़नी है, हमारा जो ऑगस्टन एज है उसका आपको प्रीवियस क्लास में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा लास्ट क्लास। इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर पोप। जो हमारे अलेक्जेंडर पोप थे वो क्या करते थे, हीरोइक कपलेट में लिखते थे। उन्होंने बेसिकली ना ये हीरोइक कपलेट जो है वो इंग्लैंड में आप इंट्रोड्यूस बोल सकते हो, इंट्रोड्यूस कराया था अलेक्जेंडर पोप ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी एक बहुत अच्छी नॉवल भी है, द रेप ऑफ द लॉक। वो इन्होंने हीरोइक कपलेट में ही लिखी है। अच्छा, व्हाट जॉनर ऑफ पोएट्री इज द रेप ऑफ द लॉक। अब क्वेश्चन है, जो अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोइट्री लिखी थी द रेप ऑफ द लॉक, ये उन्होंने किस जॉनरा में लिखी थी। मॉक एपिक है, एलेजी है, या वर्स फेबल है। ये जो इनकी नॉवल है, इनकी पोइट्री है, ये कौन सी फॉर्म में थी, कौन से जॉनरा में थी। मॉक एपिक। इन्होंने मॉक एपिक में ये लिखी थी, और कौन से कपलेट में लिखी थी, हीरोइक कपलेट में इन्होंने ये पोइट्री लिखी थी, याद रखना है। विच ऑथर वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ हंचबैक। अच्छा, हंचबैक क्या होता है। हंचबैक होता है जैसे कुबड़ा होता है ना, जैसे झुक के चलते हैं। तो वो कौन सा ऑथर था जिसे कुबड़ा कहा जाता था, कुबड़ा ऑथर कहा जाता था, हंचबैक। जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, जॉन मिल्टन, या सैमुअल पेप्स। तो जो वो हंचबैक जिसको कहा जाता था वो थे अलेक्जेंडर पोप। और कौन इनको हंचबैक कहा मतलब कहता था, वो कौन पोएट्स थे, ऑथर्स थे जो इनको हंचबैक पोएट बोलते थे। इसमें कुछ स्पेसिफिक मतलब एक ऑथर का नाम नहीं है। बेसिकली वो सब लोग थे जो जिनको अलेक्जेंडर पोप सिटायर करते थे, जिनको भी वो क्रिटिसाइज करते थे, उन पे क्रिटिकल कमेंट्स देते थे उनके लिए, वो सब अलेक्जेंडर पोप को हंचबैक बुलाते थे। तो ये आपको याद रखना है। Which form of writing became popular for the first time during the 18th century? 18th century में वो कौन सी फॉर्म थी, वो कौन सी फॉर्म थी लिटरेचर की, राइटिंग की, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जो क्या थी फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, जो क्या हुई थी, पॉपुलर हुई थी पहली बार। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक ऐसा जॉनरा था जो इस ऑगस्टन एज में इन्वेंट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फॉर्म हुआ था, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा था, नॉवेल्स। इस
एरा में नॉवेल्स का ज़्यादा स्कोप था, मतलब ज़्यादातर नॉवेल्स इस एरा में लिखी जाती थी। और इस एरा की जो नॉवेल्स थी वो मतलब ज़्यादा वो नहीं होती थी। इस टाइम पे जो नॉवेल्स थी, जो बिकती थी नॉवेल्स, वो बहुत चीप बिकती थी, बहुत सस्ती बिकती थी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉवेल्स इस एरा में लिखनी शुरू हो गई थी। तो बेसिकली ये वो एरा है जिस एरा में नॉवेल्स इन्वेंट हुई थी, लिखनी शुरू हुई थी। Which two of the following authors were known for writing satire? वो कौन से दो ऑथर थे जो सटायर मतलब वर्क्स लिखते थे, उनके वर्क्स जिनके वर्क्स में सटायर होता था, जो सटायरिकल वर्क्स लिखते थे? स्विफ्ट एंड बैन, पोप एंड मिल्टन, पोप एंड स्विफ्ट, स्पेंसर एंड जॉनसन। ये थे हमारे पोप एंड स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट। आपने जोनाथन स्विफ्ट की पढ़ी होगी, गलिवर्स ट्रैवल, द टेल ऑफ अ टब। और ये जो इनके वर्क्स हैं कुछ, ये क्या करते थे इसमें, ये इनके सटायरिकल वर्क्स हैं। जैसे गलिवर्स ट्रैवल, ये भी सटायरिकल वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का। टेल ऑफ अ टब, ये भी क्या है, सटायरिकल वर्क है, जिसमें इन्होंने मतलब चर्च को सटायर किया है। एक है ना इनकी चर्च वाली, कौन सी है, इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसपे इन्होंने चर्च पे मतलब सटायर किया है। और जो हमारे अलेक्जेंडर पोप थे, ये भी सटारिकल वर्क्स लिखते थे, जो मतलब जैसे इन लोगों क्या दिखाया था इन्होंने, आपने पढ़ा होगा, सॉरी, आपने इनकी वो पढ़ी होगी क्रिटिसिज्म। इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखा था, क्रिटिसिज्म ऑन मैन, क्रिटिसिज्म ऑन लिटरेरी, मतलब ऐसा कुछ था इनका, बहुत फेमस वर्क है। एसेज है बेसिकली, जो इनका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में भी डाला गया है। जैसे हमारे सैमुअल पी पेप्स थे, उनका भी कुछ वर्क्स हैं जो क्या किए गए हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो बहुत फेमस हैं। तो बेसिकली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमारे जोनाथन स्विफ्ट थे, इनका एक वर्क था जिसमें इन्होंने चर्च को सटायर किया था। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा है कि क्या है। बाकी इसका हमारा आंसर होगा पोप एंड स्विफ्ट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑगस्टिन एज के वो कौन से दो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, जो सटायरिकल वर्क्स पे लिखते थे। द स्पेक्टेटर वॉज अ डेली पब्लिकेशन ऑफ 1711 to 1712। हु फाउंडेड इट? अब देखिए, जो द स्पेक्टेटर था, द स्पेक्टेटर वॉज अ डेली पब्लिकेशन ऑफ, ये क्या था, एक बेसिकली ना एक न्यूज़पेपर था। इसमें क्या होता था, वॉज अ डेली पब्लिकेशन ऑफ 1711 12। ये जो एरा था ना, मतलब टाइम पीरियड था 1711 से 1712, इस टाइम पर डेली पब्लिकेशन मतलब हर दिन छपता था। क्या था बेसिकली ये, आप न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, कुछ ऐसे ही क्लिपिंग्स बोल सकते हैं। तो ये किसने, द स्पेक्टेटर किसने शुरू किया था? हु बिगेन दिस डेली पब्लिकेशन, द स्पेक्टेटर किसने स्टार्ट किया था? ये मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था। हमारे जो जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टेले थे, इन लोगों ने ये द स्पेक्टेटर शुरू किया था पब्लिश करना, लिखना। तो ये डेली पब्लिकेशन था, याद रखना। द एनलाइटनमेंट एम्फसाइज्ड, अब जो एनलाइटनमेंट था, अच्छा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो ये एरा था ना ऑगस्टिन एज, इसे एनलाइटनमेंट एरा, एनलाइटनमेंट पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अब ये आप मुझे बताइए। इमोशंस, फीलिंग्स एंड पैशन की वजह से, रीजन, लॉजिक और ऑर्डर की वजह से, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली इसका आंसर होगा रीजन, लॉजिक एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इस एरा में मैंने आपको बताया था, जो नेचुरल मतलब जो इंसान की फीलिंग्स होती है ना, ह्यूमन फीलिंग्स, ह्यूमन नीड्स, इन चीज़ों को ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था। बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, उन पे कुछ फोकस नहीं करना, कुछ भी। जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो मतलब किस चीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था? सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। जैसे सोशल नीड्स को वैल्यू दी जाती थी, मॉरल्स को वैल्यू दी जाती थी, इन मतलब जो लोगों की इनर फीलिंग्स थी ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी इस एरा में। लॉजिकल वर्क्स, रीजनिंग्स, इन चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू थी। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो ऑगस्टिन एज था उसमें इमोशंस, फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कदर नहीं थी नेचुरल फीलिंग्स की। जो बेसिकली जिन चीज़ पे फोकस किया जाता था वो सिर्फ सोसाइटी थी, कि हमें सोसाइटी में कैसा दिखना है, कैसा रहना है, कैसे बिहेव करना है। सिर्फ मॉरल्स और एथिक्स पे ये एरा बेस्ड था। और ये एरा किसकी तरफ बढ़ रहा था? हमारा ये जो एरा था, ये रोमांटिसिज्म की तरफ, मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा था। तो ये आपको याद रखना है। रेनेसॉन्स से हमारा ये पीरियड आया था नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल किसकी तरफ बढ़ रहा था?
रोमांटिसिज्म एंड मॉडर्निज्म की तरफ। बेसिकली ये कौन सा एरा है? 18th सेंचुरी थी, ऑगस्टिन एज, ये आपको याद रखनी है। जो ऑगस्टिन एज थी वो थी 18th सेंचुरी की, ठीक है। तो बेसिकली 18th सेंचुरी के बाद हमारा 19th सेंचुरी आएगा, देन हमारा 20th सेंचुरी, जो हमारा मॉडर्न लिटरेचर मतलब जिसको हम कहते हैं, मतलब मॉडर्निटी जो थी, मॉडर्निज्म इसके बाद ही आ रहा था, 18th सेंचुरी के बाद। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, विक्टोरियन एज और ये सब कि इसमें कैसे क्या मतलब चेंजेस आए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ आ गए थे तो क्या चेंजेस आए थे, और गाल्सवर्दी थे वो मॉडर्निज्म की तरफ थे। वो क्या कौन सी सेंचुरी थी? 20th सेंचुरी थी। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली अभी आपको ये याद रखना है कि जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट थी वो ऑगस्टिन एज में थी, यानी कि 18th सेंचुरी में, ये याद रखिएगा। What British tradition started in this period? कौन सा वो ब्रिटिश ट्रेडिशन था जो इस मतलब एरा में, इस पीरियड में स्टार्ट हो गया था? प्रीवियस क्लास में बताया था ड्रिंक आफ्टरनून टी, मतलब ये वो एरा था जिसमें ना लोग बैठ के कॉफी हाउसेस में गॉसिप्स करते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, पॉलिटिकल इश्यूज पे डिस्कशन करते थे, क्योंकि एरा क्या था? रीजन एंड लॉजिक का था। लोग मतलब लिटरेट हो गए थे, काफी जागरूक हो गए थे। तो बेसिकली ये कौन सा एरा था? एनलाइटनमेंट का एरा था। तो ड्रिंक आफ्टरनून टी मतलब चाय पीना, आफ्टरनून में बैठ के गॉसिप्स करना, ये बहुत ज्यादा मतलब उस टाइम का ना ट्रेडिशन सा बन गया था। Who wrote the Gulliver's Travels? अब गलिवर ट्रेवल किसने लिखी थी? अभी मैंने आपको बताया था जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी थी। जो हमारे जोनाथन स्विफ्ट थे उन्होंने सोशल इश्यूज पे सटायर किया था गलिवर्स ट्रेवल्स लिख के, ये आपको याद रखना है। During the English Civil War, the Cavaliers supported which side? इंग्लिश सिविल वॉर कब हुई थी? हमारी इंग्लिश सिविल वॉर हुई थी 1642 में, जब थिएटर्स को बंद करवा दिया गया था, ड्रामा वगैरह सब बंद हो गए थे। और क्या हुआ था बेसिकली, जो हमारा वो होता है ना, किसका रूल आया था यहाँ पे, मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाने लग गई थी वो किसको दी जाने लग गई थी? धीरे धीरे मोनार्की। इस टाइम पे क्या था? मोनार्की। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर द कैवेलियर सपोर्टेड विच साइड? मोनार्की को कैवेलियर्स क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। कैवेलियर्स किसकी तरफ थे? चार्ल्स फर्स्ट की तरफ थे। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर बंद हुई, जो राज आया वो किसका आया था? ओलिवर क्रॉमवेल का आया था। और तब वैल्यू किसको दी जाने लग गई? पार्लियामेंट को दी जाने लग गई। ये आपको याद रखना है। बेसिकली जो हमारे कैवेलियर्स थे वो किसके सपोर्टर थे? मोनार्की के सपोर्टर थे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 2। बस आपको ये याद रखना है कि कैवेलियर्स मोनार्की के थे और जो राउंड हेड्स थे या प्यूरिटन्स थे वो पार्लियामेंट के सपोर्टर्स थे। ये चीज याद रखिएगा, पूरी मतलब आपको ये हिस्ट्री का समझ में आ जाएगा। बेसिकली दो लोगों के बीच जो थी वो सिविल वॉर हुई थी, कैवेलियर्स और राउंड हेड्स, याद रखना है आपको। अ कॉमन थीम ऑफ कैवेलियर पोइट्री इज, अब जो कॉमन थीम थी कैवेलियर पोइट्री की वो क्या थी? ये भी मैंने आपको पीछे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लासेस, उसमें बताया था। कार्पेडियम जो हमारी कैवेलियर पोइट्री की थीम थी। जो कैवेलियर पोइट्स थे उनकी वो जो वर्क्स लिखते थे वो किस पे बेसिकली लिखते थे? क्या थीम होती थी? कार्पेडियम। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, कार्पेडियम का मतलब क्या होता है? कार्पेडियम होता है सीज द डे। इसका मतलब होता है सीज द डे, ये आपको याद रखना है। The English neoclassical period is considered to span the years from 1662. अब जो इंग्लिश नियोक्लासिकल पीरियड था उसके मतलब उसका स्पैन क्या था? 1660 से ये शुरू हुआ था, राइट? जो हमारा नियोक्लासिकल पीरियड था वो 1660 से शुरू हुआ था और कब तक चला था? 1798 तक चला था। अच्छा, मैं इसको बाइफर्केट कर देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 1660 से 1700 हमारा रेस्टोरेशन पीरियड था, यानी कि एज ऑफ ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। 1700 से या 1702, आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, से हमारा कब तक चला था? 1750 तक। ये हमारा कौन सा पीरियड था? ऑगस्टन पीरियड था, यानी कि एज ऑफ पोप, जो अभी हम जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और इससे नेक्स्ट पीरियड जो था 1750 से 1798, ये हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी था, यानी कि एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो आपको याद रखना है।
और ये तीनों जो टाइम पीरियड्स थे, तीनों एराज थे, ये किसके पार्ट है? नियो क्लासिकल पीरियड के पार्ट है। यानी कि ये नियो क्लासिकल एरा चला था 1660 टू 1798। ये आपको याद रखना है, प्रीवियस क्लास में देख लीजिएगा, हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। The principles of neoclassical art and writing include all the following except, अब जो प्रिंसिपल्स थे नियोक्लासिकल आर्ट और राइटिंग्स के वो क्या थे? ऑर्डर थे, ऑब्वियसली जो भी वर्क था, मतलब उस टाइम पे क्या था? लॉजिकल, अभी मैंने बताया रीजंस पे सब कुछ चलता था, ऑर्डर पे, सिमेट्री में सब कुछ चलता था, जो चीज़ों पे फोकस किया जाता था, ऑर्डर, लॉजिकल और बैलेंस, ये चीजें होती थी। जो जिसको ये लोग इग्नोर करते थे, बॉयकॉट करते थे, मतलब ध्यान नहीं देते थे, जिसकी तरफ क्रिटिसाइज करते थे, वो थे इमोशंस। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी इस एरा में, आपको याद रखना है, पर्सनल फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं थी। ड्यूरिंग द इंग्लिश नियो क्लासिकल पीरियड ऑल द फॉलोइंग जॉनरास वर पॉपुलर एक्सेप्ट, जो इंग्लिश नियो क्लासिकल पीरियड था उसमें कौन कौन से जॉनरा, पहले मुझे बताइए कि जो फेमस थे, जिन पे बहुत पॉपुलर थे। लेटर्स, ऑब्वियसली लेटर्स भी लिखे जाते थे इस एरा में। डायरीज, हाँ बहुत बड़े डायरीज थे। सैमुअल पेप्स, इसका नाम आपने सुना होगा, सैमुअल पेप्स, मतलब ऐसा ही कुछ नाम है, मतलब कुछ भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, पैप्स, पीप्स, PEPYS, दो स्पेलिंग्स है इसकी, ठीक है। तो बेसिकली जो सैमुअल पीप्स थे वो क्या थे? डायरिस्ट थे बहुत बड़े। एसेज, हाँ एसेज भी लिखे जाते थे। एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। एसे ऑन मैन, एसे ऑन वुमेन, ये किसने लिखा था? अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। तो एसेज भी बहुत फेमस थे इस एरा में। तो सटायर्स, हाँ सटायरिकल वर्क्स भी लिखे जाते थे। अलेक्जेंडर पोप लिखते थे सटायरिकल वर्क, जोनाथन स्विफ्ट लिखते थे सटायरिकल वर्क्स। जो वर्क्स इसमें लिखे नहीं जाते थे वो थे रोमांसेस। रोमांटिसिज्म वाला एरा ये नहीं था, ये आपको याद रखना है। रोमांटिसिज्म वाला एरा इसके बाद आएगा, मतलब ये शुरुआत थी रोमांटिसिज्म की तरफ, एक पहला स्टेप था रोमांटिसिज्म की तरफ, लेकिन इस एरा में रोमांटिसिज्म आया नहीं था, वर्क्स इसमें इंक्लूड नहीं हुए थे, ये चीज आपको याद रखनी है। द एज ऑफ दांते इज कॉल्ड, जो एज ऑफ दांते थी, एज ऑफ दांते, दांते का नाम तो आपने सुना होगा। ये क्या थे? इटालियन पोएट थे, इटालियन मतलब वर्क्स पे लिखते थे, इटालियन ऑथर थे, ठीक है। इनका बहुत फेमस वर्क है एक, द डिवाइन कॉमेडी, इनका मोस्ट फेमस वर्क है द डिवाइन कॉमेडी, ये आपको याद रखना है। अब जो दांते थे वो हमारे कौन से थे? इटालियन पोएट थे, तो इसका आंसर होगा 1, द क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। द एज ऑफ दांते किससे मतलब हम किसकी तरफ वो कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं? एज ऑफ दांते से इटालियन लिटरेचर के बारे में बता रहे हैं, द क्लासिकल एज ऑफ इटालियन लिटरेचर। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दांते पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। द रेन ऑफ ऑगस्टिन इज कॉल्ड, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ऑगस्टिन जो हमारे सेंट ऑगस्टिन थे, सेंट ऑगस्टस थे, सेंट ऑगस्टस का नाम आपने सुना होगा। ये कौन से एरा के थे, कौन से टाइम पीरियड के थे? द क्लासिकल एज ऑफ रोम, जो रोम की क्लासिकल एज के, मतलब वो जो क्लासिकल पीरियड वाला वो था, एरा था, टाइम था रोम का, ये उस रेन में उस टाइम पे वहां के राजा थे सेंट ऑगस्टस, तो वहां से नाम पड़ा है ऑगस्टिन एज। प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। द क्लासिकल एज ऑफ रोम, इसका आंसर है द क्लासिकल एज ऑफ रोम। पोप इज प्रिंस ऑफ क्रिटिसिज्म, हु गेव दिस टाइटल टू पोप। अच्छा, एक ऐसा मतलब आदमी था जिसने अलेक्जेंडर पोप को ना एक टाइटल से संबोधित किया था, प्रिंस ऑफ क्रिटिसिज्म उनको बोला था। क्यों? इनका जो एक वर्क था बहुत फेमस, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, एसे ऑन वुमेन, ये इन्होंने कुछ एसेज लिखे थे। जो इनका एक वर्क था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसमें इन्होंने क्या किया था ना, जितना भी न्यू क्लासिकल एज में उस टाइम पीरियड में जितने भी मोस्ट फेमस इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे ना, इन्होंने अपने उस वर्क में उनको इंक्लूड किया था। तो इनको क्या बोला गया था? प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म बोला गया था। अच्छा, ये किसने बोला था इनको प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म? अब दो चीजें हैं, क्रिटिसिज्म, क्लासिसिज्म।
क्रिटिसिज्म मैंने आपको बता दिया क्योंकि इन्होंने वर्क लिखा था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और इसमें इन्होंने अपने वर्क्स को इंक्लूड किया था, जो कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में भी उसको इंक्लूड कर दिया गया था, डाल दिया गया था। अब इनको प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म क्यों बोला जाता था? 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो क्रिटिसिज्म, एक क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो होमर की इलियड थी और ओडिसी, ये कुछ मतलब पोइट्री थी जो अलेक्जेंडर पोप ने क्या की थी, ट्रांसलेट की थी, जो किस लैंग्वेज में थी, ग्रीक लैंग्वेज में थी। ग्रीक लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता था, प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म क्या था? जो पीछे वाला एरा था, जो पीछे वाले वर्क्स थे, उनको क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो इसलिए तो एरा ऑफ मतलब ये न्यू क्लासिकल एरा कहा जाता है, तो प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म। इसका आंसर है प्रोफेसर इटन। जो प्रोफेसर इटन थे उन्होंने इनको ये टाइटल दिया था, ये आपको याद रखना है। एट विच एज पोप पब्लिश्ड हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म? अभी मैंने आपको बताया एसे ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था, 1711 में लिखा था। और कौन सी एज में लिखा था? कितने साल के थे अलेक्जेंडर पोप? ये सिर्फ 23 साल के थे, सिर्फ 23 ईयर्स ओल्ड थे जब इन्होंने एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा था। Who had perfected the heroic couplet and made use of his technical skill in translating, अभी बताया मैंने, होमर्स इलियड एंड ओडिसी। होमर की इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया था हीरोइक कपलेट में। किसने किया था? अलेक्जेंडर पोप ने किया था। How many essays did Edison contribute to the Spectator? अब जो स्पेक्टेटर था, जो डेली पब्लिकेशन था, जो बंच था एसेज का, उसमें हाउ मेनी एसेज डिड एडिसन कंट्रीब्यूट? एडिसन ने कितने एसेज उस द स्पेक्टेटर में लिखे थे? अच्छा, द स्पेक्टेटर कब पब्लिश हुआ था? 1711 से 1712, ये आपको याद रखना है। इन द टैटलर, a periodical started on the April 12, 1709 consists of 42 essays of Edison। आपको याद रखना है 42 essays थे एडिसन के, याद रखिएगा। और इससे कंफ्यूज नहीं होना है 1709 की, मैम ये तो आपने बताया 1711 में, लेकिन ये तो बना 1709 में था। नहीं, 1709 इसकी पब्लिकेशन डेट नहीं है, पब्लिकेशन डेट है 1711, याद रखिएगा। 42 एसेज ऑफ एडिसन, ठीक है, 42 एसेज एडिसन के थे एंड 188 एसेज स्टेले के थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 42 एसेज एडिसन के थे एंड 188 एसेज स्टेले के थे। द स्पेक्टेटर स्टार्टेड ऑन मार्च 1711, अभी बताया मैंने आपको, कंसिस्ट ऑफ 274 एसेज ऑफ एडिसन एंड 236 एसेज ऑफ स्टेले। हो गया आपको क्लियर? कितने थे? 2 थे, टैटलर एंड स्पेक्टेटर। जो द टैटलर था वो उसमें कितने थे? 42 एसेज एडिसन के थे, 188 एसेज स्टेले के थे। ऐसे जो स्पेक्टेटर था उसमें 1711 में वो लिखा गया था, अभी मैंने आपको बताया, 274 एसेज एडिसन के थे एंड 236 एसेज स्टेले के थे। तो कितने जो इनका द स्पेक्टेटर था उसको कितने पार्ट्स में कंट्रीब्यूट मतलब किया गया था एडिसन ने, मतलब इन लोगों ने कितने पार्ट्स में लिखा था, जो इनका कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? तो 2 थे, द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, ठीक है, 2 थे, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाले में 188, 42 और सेकंड वाले में 236 एंड 274। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर इतना फोकस कर रही हूँ। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टैटलर पे तो इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर स्पेक्टेटर पे आते हैं। और कंफ्यूज नहीं होना है, फिर कह रही हूँ, जो स्पेक्टेटर है वो 1711 में लिखा गया था, जो टैटलर था वो 1709 में लिखा गया था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एज ऑफ पोप, अब जो एज ऑफ पोप ही मैंने मतलब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, ये वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया, बट स्टिल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1700 में शुरू हो गया था बिगिन ऑफ लंदन क्लब, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर 1702 में आया था। 27 में न्यूटन की डेथ हुई थी, न्यूटन के बारे में तो आपको पता होगा, आइजैक न्यूटन। वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस बिगिन कब? 1775 में। 76 में अमेरिका डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट। 1789 में, ये पूछा नहीं जाता है, ये कुछ क्वेश्चन है पूछे नहीं जाते, बट मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब ये पूछा जाता है। गलिवर्स ट्रेवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, कौन सी एरा में लिखी गई थी? 1726 में लिखी गई थी। टॉम जोन्स पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी। अच्छा, हेनरी फील्डिंग थे कौन? इनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो टॉम जोन्स जो थी हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी और 1749 में लिखी थी।
द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डस्मिथ ने लिखी थी 1766 में। रॉबिन्सन क्रूसो, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था, और इसे पता है क्या कहा जाता है, पहली इंग्लिश की नॉवल कहा जाता है, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि डैनियल डेफो ने लिखी थी 1719 में। बेगार्स ओपेरा बाय गे, द रेप ऑफ द लॉक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेप ऑफ द लॉक 1712 में लिखी गई थी, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी थी। मोक हीरोइक था, मोक हीरोइक था, ठीक है। और इसमें क्या था, हीरोइक कॉपलेट में लिखा था, याद रखिएगा। पैमेला बाय रिचर्डसन, ठीक है, पैमेला एंड क्लैरिसा, पैमेला एंड क्लैरिसा, ये दो वर्क्स थे रिचर्डसन के, याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इस एरा में जो क्वीन थी, जो इंग्लैंड को रूल कर रही थी 1702 में, वो एने थी, क्वीन एने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन कौन से हैं, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जोसेफ एडिसन, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने वो लिखा है, ग्रेवयार्ड के बारे में लिखा है, जो इन्होंने एलिजी लिखी थी अपने फ्रेंड की डेथ पे। कॉलिंस, ये हम आगे पढ़ेंगे जो थॉमस ग्रे के बारे में। थॉमसन, कॉपर, डॉक्टर जॉनसन तो है ही इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जॉनसन और थॉमस ग्रे, ये नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको क्लियर करेंगे एज ऑफ सेंसिबिलिटी में। नेम टू सेंटिमेंटल कॉमेडीज ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की मोस्ट फेमस और सेंटिमेंटल कॉमेडीज कौन सी थी। डॉक्टर रिचार्ड स्टेले ने लिखी थी द फ्यूनरल, द लाइंग लवर एंड द टेंडर हस्बैंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। Name the first full-fledged novel, who wrote it and what was the date of its composition. Mention two other novels of the same writer. Pamela is the first full-length novel in English. याद रखिएगा, किसने लिखी थी, सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी थी। Pamela, an epistolary novel centered on a pleasant girl, appears in 1740. The same author also write, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, कौन सी थी, क्लैरिसा, पैमेला एंड क्लैरिसा, ये दो नॉवेल्स थी, जो किसने लिखी थी, रिचर्डसन ने लिखी थी, सैमुअल रिचर्डसन ने। हार्लो एंड द सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब राइटर्स थे इसके बाद के एरा के, मतलब इसी एरा के जो और भी इंपॉर्टेंट राइटर्स थे। लेकिन बेसिकली आपको याद रखना है पैमेला और क्लैरिसा के बारे में कि ये रिचर्डसन ने लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ द 18th सेंचुरी। Among the 18th century great publications, Tom Jones. Tom Jones किसने लिखी थी, Henry Fielding ने लिखी थी। Is greatest for its greater symmetry of plot, clearer and steadier vision into human life and human fallacy and a border. ये हम डिस्कस करेंगे टॉम जॉन्स, ये मैं आपको इसी ETS पे पूरी नॉवल अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है कि इसके अंदर से मतलब कैरेक्टर्स भी पूछ लेते हैं कि टॉम जॉन्स में जो ये कैरेक्टर था, ये मतलब कौन था, कौन से मतलब नॉवेल में था, और मतलब इस टाइप का आ जाता है। टॉम जॉन्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं कैरेक्टर बेस्ड कि ये कौन सा कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर कौन सी नॉवेल में था। बाकी हम इसको आगे से अच्छे से चैनल पे क्लियर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली अभी आपको क्या याद रखना है, ग्रेटेस्ट नॉवल थी 18th सेंचुरी की टॉम जॉन्स, जो किसने लिखी थी, हमारे हेनरी फील्डिंग ने लिखी थी, बस ये याद रखना है आपको, 1749 में लिखी थी, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा एज ऑफ सेंसिबिलिटी पे, यानी कि एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जो सैमुअल जॉनसन है ना, इनको बहुत समझदार और सुलझा हुआ और बहुत बड़ा मतलब पोएट माना जाता था, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन गाल्सवर्दी हो गए, वैसे ही सैमुअल जॉनसन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिएगा, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आपको क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। बाकी ये प्रैक्टिस बैच चल रहा है ETS पर, 3 बजे इसकी क्लास होती है, फाखरा मैम पढ़ाती है मैथ्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स आता है वो सब यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आप ये क्लास ले सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।